आफरीन के साथ जो सलूक बदर की वालदा ने किया था वो दिलबरस्ता सा होकर रह गया था। आफरीन से इस कदर शर्मिंदा था कि दोबारा मातहत भी ना कर सका। चंद बाद ही ये मालूम हुआ कि आफरीन की सादगी से शादी कर दी गई है, और वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जिसकी पहले से एक बीवी मौजूद है। दिल पर एक बोझ सा आ चुका लग रहा था कि वही कसूरवार है। सुख देने के चक्कर बहुत बड़ा घाव इसे दे चुका था। कई बार चाहा कि एक बार आफरी से इसका सामना हो जाए तो अपने किए की माफ़ी मांग ले, शायद दिल के बोझ में कमी आ जाए, लेकिन वो एक बार भी पलट कर मैके नहीं आई थी। 2 साल इसकी वालदा मुख्तलिफ लड़कियों को ठुकराती रही। इसके बाद लड़की वालों ने बदर को ठुकराना शुरू कर दिया। उम्र 35 साल क्रॉस कर गई थी, लेकिन माँ की ख्वाहिश की लड़की इन्हें नज़र ही नहीं आई थी। जिसको वो पसंद करती वो बदर को इनकार कर देते। बदर को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दिल की ख्वाहिश का जो हशर माँ ने किया था, अब कोई भी आ जाती है ज़िंदगी में, कोई ना भी आती इसके लिए बराबर था। 3 साल मज़ीद गुज़र गए थे जब इसकी वालदा को रमशा पसंद आ गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की है कि क्या बताऊँ तुम्हें, पहली नज़र में मेरे दिल को भा गई है, और ये घर डेकोरेट कर रखा है। एक बेटी है इनकी, जी भर कर जहेज़ देंगे, बस अल्लाह करे तुम भी इन्हें पसंद आ जाओ। माँ की सोच पर अब तो बदर के अफ़सोस भी नहीं होता था। इसे मालूम था कि अगर लड़की खूबसूरत और कम उम्र है, फिर अमीर दौलतमंद थी, तो इसे हरगिज़ पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इस बार जवाब इसकी तवक्को के बरखिलाफ़ था। रमशा से निकाह इसके घर में ही किया गया था। मंगनी के बजाय इसके वालिद को एक मज़बूत बंधन बाँधने पर यकीन था। शादी वो लोग धूमधाम से करना चाहते थे। बदर की वालदा के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। बहू दिल की मुरादों पर उतरी थी। इसलिए वलीमा भी इनके बराबर करने के लिए सारी जमा-पूँजी पूँजी बाहर निकाल ली थी बदर की वालदा ने। घर का बहुत सा पुराना सामान निकाल कर कौड़ियों के दामों बेच दिया था। हर चीज़ अपनी बहू के हाई स्टैंडर्ड के सामने हीच लग रही थी। फिर अंदर ये आरज़ू थी कि पुराना जाएगा तो ही बहू का नया आएगा। जितना वो रमशा को दौलतमंद समझ रही थी, इतनी वो थी नहीं, लेकिन अपने अंदाज़ कुछ ज़्यादा ही अमीराना अपनाए हुए थे, जैसे न जाने किसी जागीरदार की औलाद हो। नौफिल के इश्तियाल को देखकर मायरा के होश उड़ गए थे। वो तेज़ी से इसके पास आई थी। क्या कर रहे हो तुम? क्यों तमाशा लगा रहे हो नौफिल? खुदा के लिए वापस घर चलो। मायरा ने इसका बाजू पकड़कर खींचा था। नौफिल ने अपना हाथ छुड़वाकर इसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर भेजकर मेन गेट बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। जानता था कि मायरा इसे वो सब करने नहीं देगी जो वो करने जा रहा था। नौफिल दरवाज़ा खोलो। मायरा ने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन वो दोबारा से शमसुद्दीन के घर का दरवाज़ा बजाकर इसे बाहर बुलाने लगा। जिस इश्तियाल का मुज़ाहिरा वो देख रहा था, शमसुद्दीन के साथ-साथ अनीला भी घबरा गई थी। बहुत शौक था तुम्हें तमाशा लगाने का, जाओ और जाकर सँभालो इसे जो बाहर शेर की तरह जंगाड़ रहा है। शमसुद्दीन अपने पसीने पोंछ रहा था, नौफिल के मिज़ाज को समझता था। ईंट का जवाब पत्थर से देना इसे खूब आता था, वो तो ज़रियाब ही था कि वो मामला फ़ेम था। नौफिल को रोक भी लेता था और ज़रियाब के सामने कुछ कहता भी नहीं था। अरे मैं औरत हूँ, क्या मुँह लगूँ इस बदतमीज़ के? जाओ तुम जाकर बात करो, मर्दों का मामला है, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरा भला क्या काम? अरीना खुद भौकलाहट का शिकार थी। हाँ, आग लगाओ तुम और जाकर बुझाओ मैं। सबसे पहले तो शमसुद्दीन ने वज़ी को फ़ोन करके बुलाया था, सारी सूरत-ए-हाल इसे बताई थी। मैं क्यों आकर रोकूँ नौफिल को? भाभी है ना, 10 मर्दों का मुकाबला वो अकेले ही कर सकती है। नौफिल से भी खुद जाकर बात करें, मुझे माफ़ रखें। वज़ी के बेतरजक जवाब पर शमसुद्दीन की हवाएं उड़ रही थी। मरता क्या ना कुत्ते वाली मिसाल थी। कमीज दुरुस्त किए उसे नज़र का चश्मा पहने कमरे से निकला था। अनिला जो हर वक्त गैलरी की जिन्नत बनी रहती थी, आज सिर्फ खिड़की का जरा सा पर्दा हटाकर देख रही थी। नौफिल पूरी कुव्वत से अपने जोगर से इसके दरवाजे को ठोकर मार रहा था। मोहल्ले के कई घरों की बत्तियां जली थी, लेकिन इतनी जुर्रत किसी ने नहीं की थी कि बाहर आकर नौफिल को रोक दे। मायरा अलग अंदर परेशान खड़ी थी, अपनी बात कहकर पछताई थी। शमसुद्दीन ने दरवाज़ा खोला। इसे देखते नौफिल के दिमागों की तनाबें खींची थी। बुलाओ अपनी बीवी को बाहर, वरना मैं अंदर आ गया तो घर की कोई चीज़ सलामत नहीं आएगी। जिस तरह से वो बेबक कर बोल रहा था, जिस कदर गुस्से में था, शमसुद्दीन का हलक खुश्क हुआ था। बामुश्किल गले से थूक निकाल कर धीमे लहजे में बोला, मैंने बहुत समझाया इसे, आइंदा वो शमसुद्दीन बाहर बुलाओ उसे। नौफिल चिल्लाया था। शमसुद्दीन को चुप होना पड़ा, लेकिन नौफिल चुप नहीं हुआ। औरत ज़ात सर पर शौहर की छतर छाया है तो बदकिरदार होते हुए भी और इज़्ज़तदार कहलाने की हकदार है वो। अगर कोई बेवा है तो कुछ ना करके भी इसके लिए लोगों की बकवास सुनने पर मजबूर है। इसके सर पर कोई महरम मौजूद नहीं है। तुम्हारी बीवी की करतूतें तो मैं अब खोलूँगा। दूसरों के किरदार पर उँगली उठाते हुए बड़ा मज़ा आता है इसे। सारा मोहल्ला जानता है वसी किस तरह से इनके हाथों अपनी इज़्ज़त बचाकर
यहाँ से भागा है, वरना तो पता नहीं कौन-सा घटिया इल्ज़ाम ये इस पर लगा देती। औरतें कुछ भी कह देंगी, किसी किरदार को बीच चौराहे रखना बहुत आसान है इसके लिए। बुलाओ इसे बाहर, मेरे साथ अफ़ेयर चलाने की कोशिश की थी तुम्हारी बीवी ने, बहुत दफ़ा तन्हाई में मुलाकात हुई है हमारी। नौफिल के गुस्से से जो मुँह आ रहा था वो बोल रहा था। शम्सुद्दीन का सुनकर पारा हाई हुआ था। अनिला भी फिर कर नीचे चली आई। शम्सुद्दीन ने नौफिल का गिरबान पकड़ना चाहा, लेकिन नौफिल ने इसका हाथ बुरी तरह से झटक दिया। क्या बके चले जा रहे हो? वो भी गुस्से से भिड़ा था। अनिला भी गेट के पास खड़ी हो गई। अरे क्या झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो मुझ पर? मैं तो कहती हूँ जी पुलिस को बुलाओ, हम शरीफों के मोहल्ले में क्या गुंडागर्दी लगाई हुई है इसने। अनिला ने अपनी आदत के मुताबिक शोर मचाया था। हाँ हाँ बुलाओ जिसे बुलाना है, बहुत से सबूत है मेरे पास, सारे खतूत मौजूद हैं जो तुम मुझे लिख लिख कर भेजती रही हो। अभी लाकर शमसुद्दीन को पढ़ाता हूँ। कैसे कैसे मोहब्बत भरे इजहार लिए हैं तुमने मुझसे। नौफिल ने सारे लिहाज बनाए ताक रखकर बोल रहा था। हाय हाय देखो कैसा झूठा शख्स है, बदतमीजी तो देखो इसकी, मैं बड़ी बहन जैसी हूँ, कैसे कैसे तुम कर रहा है। अनिला की हैरत से आंखें फैली थी। कौन सी बहन, कैसी बहन? शरीयत तो ऐसे किसी रिश्ते को नहीं मानती। क्यों शौहर के सामने शराफत का लबादा उड़ रही हो? बताओ ना इसे भी कि वसी के कमरे बहाने बहाने से तुम मुझे देखने आती थी, तुम वहीं से तो चक्कर चलना शुरू हुआ था हमारा। नौफिल की झूठी कहानी सुनाकर शमसुद्दीन बीवी को कहर भरी नजरों से देख रहा था। पहली बार अनिला के शौहर के सामने होश उड़े थे। शमसुद्दीन बकवास कर रहा है, ये बेशक वसी से पूछ ले। अनिला इसकी जब ज़बानी पर परेशान हुआ था। हाँ बुलाओ वसी को, वही तो रंगे हाथों पकड़ चुका था हमें, इसलिए तो तुमने इसे घर से निकाल कर बाहर किया। वो तुम्हारी करतूतों से वाकिफ जो था, इसलिए तो अब तक मुझसे मिलता है, क्योंकि तुम्हारी नज़र तो हर जवान लड़के को देखकर फिसल जाती है। अनिला तो ये सब सुनकर रोने लगी थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ी थी तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। शमसुद्दीन ये झूठ बोल रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं सबूत देने को तैयार हूँ, मैं बुलाता हूँ वसी को, वो गवाही देगा हर बात की, हर मुलाकात की। मेरे पास सारे खत मौजूद हैं जो ये लिख कर देती रही है मुझे। शमसुद्दीन अब सिर्फ अनिला को शक भरी नज़रों से देख रहा था। अनिला खौन खान नज़रों से नौफिल को रोते हुए घूर कर बोली, क्यों झूठ बोल कर मेरा घर बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारी बीवी करेक्टर लेस है शमसुद्दीन, तलाक दो इसे, तुम्हारी दूसरी शादी में अपनी जिम्मेदारी पर करवा दूंगा, वो भी किसी बाकिरदार औरत से। शमसुद्दीन के दिल में शक व शुबहात की चिंगारी जलाकर वो वापस जा चुका था। अनिला तो चकरा कर रह गई। दूसरी पर कैंची से तेज चलने वाली जबान आज चुप हुई थी। शमसुद्दीन, अनिला ने मिनमिनाते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, सुबह होते ही अपना सामान बांधो, निकलो घर से बाहर, बाकी की जिंदगी जाकर अपने मैके में गुजारो। शमसुद्दीन ने पूरी कुवत से घर का दरवाजा बंद किया था। अनिला के आंसू नहीं रुक रहे थे। नौफिल ने अपना दरवाजा खुला, सामने मायरा खड़ी थी, नौफिल को ही घूर रही थी। इसकी सारी बातें सुन चुकी थी और भी न जाने किस किस ने मोहल्ले में सब सुना था, लेकिन वो सीधा अंदर चला गया। मायरा इसके पीछे आई थी। ये सब क्या कह रहे थे तुम? कुछ तो शर्म करते नौफिल, ऐसे लोगों की यही ज़बान से समझ आती है और इंसान को वो हर ज़बान बोलनी आनी चाहिए जो लोग समझते हैं। आइंदा ज़बान संभाल कर बात करेंगे। वो अब भी गुस्से में था। इतना कुछ सुनाकर भी नौफिल को दिल को चैन नहीं आया था। नौफिल, क्या फ़र्क रह जाएगा हम में और इनमें अगर हम भी वही करेंगे जो सामने वाला कर रहा है? मायरा की बात सुनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये वो दौर नहीं है भाभी के कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो हम दूसरा गाल भी इसके सामने कर दें। लो भाई इस पर भी मार लो और वो शर्मिंदा हो जाए। ये तो वो दौर है कि उसको थप्पड़ मारो तो आप भी अपनी पूरी कुव्वत से एक जोरदार तमाचा इसके भी गाल पर दे मारो, ताकि इसे पता तो चले कि इसकी दी हुई तकलीफ कितनी अजियतनाक है। और जो तुम खुद को इस औरत के साथ बदनाम कर कर आए हो, वो लोग तो तुम्हारे किरदार पे भी उंगलियां उठाएंगे। मायरा को अफसोस हो रहा था, इसकी खातिर नौफिल ने खुद को किस कदर गिरा कर रख दिया था। मेरे किरदार की गवाही सुबह ये औरत खुद दे रही होगी, ताकि लोग इसे बद किरदार ना समझे। मर्द को भी कभी फ़र्क पड़ा है भाभी? दामन सिर्फ औरत का ही गंदा किया जाता है। आप आराम करें, खुदा के लिए बदलें अपनी सोच को। भाई की कही हर बात को अपने अंदर बसाकर अपना मुंह सबके सामने बंद मत रखें। भाई की नज़र से दुनिया को देखना छोड़ें। इतनी अच्छी नहीं है दुनिया जितना समझते हैं। जैसा मुंह वैसी ही चपड़ मुंह पर मारना सीखे। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मायरा अपने कमरे में आ गए। मायरा बेड पे बैठ गई। पहले ऐसी तो थी ही तो थी, वो सबको जवाब देती थी। कोई गलत करता था वो भी इसके साथ गलत करके इसे इसकी गलती का एहसास दिलाती थी। लेकिन अब तो ज़रिया आपका धीमा मिजाज जैसे इसके अंदर सरायत कर चुका था। इसके लहजे की चाशनी कुछ ऐसी थी कि वो अपना हर रंग खो बैठी थी। बस एक ही रंग खुद पर उड़ा लेता, वो था ज़रिया आपका रंग। मायरा ने अपना लब व लहजा अंदाज सब बदल के रख दिया था। अपनाया तो ज़रिया आपका लब व लहजा और अंदाज, यहाँ तक सोचने भी वो लगी थी जो ज़रिया आप सोचता था।
सबको इसी आँख से देखने लगी थी जिससे ज़रियाब देखता था। ऐसी मोहब्बत की थी इसने ज़रियाब से, अपना आप गँवा कर वो ज़रियाब को मुकम्मल अपने अंदर उतार चुकी थी। ये इसकी अपने शौहर से इश्क की इंतहा थी। नम आँखें बंद की आज वो फिर ज़रियाब की खुशियों को अपने अंदर महकता हुआ महसूस कर रही थी। सबसे पहले ज़रिया आपका मुस्कुराता चेहरा नज़र आने लगा, फिर उसकी मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पर रंजीदगी छाने लगी, फिर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मायरा ने तड़प कर आंखें खोल लीं। सामने वो आ बैठा था, रो रहा था। बिना आवाज़ के हिजल ब्राउन आंखें से उधर से आंसू बह रहे थे। ऐसे ही आंसू की झड़ी मायरा की आंखों में भी लगी थी। इसी सफ़ेद लिबास में बैठा था जिससे इससे पहले भी मिल चुका था। कुछ पल वो उसे देखती रही, फिर इसके चेहरे को छूने लगी। एक-एक नश को अपने हाथों में लम्स की सूरत बसाने लगी। आँखों के आँसू माया की उँगलियों के पोरों को खूब भिगो रहे थे। उँगलियों ज़रिया आपके चेहरे के हर नक्श पर सफ़र कर रही थी। वो बिना आँखें चिपचिपाए इसे देख रही थी, बिना हाथ रोके छू रही थी। लेकिन दिल जो तसल्ली हो नहीं हो पा रही थी, लगता हाथ हवा में मुहल्लक है। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे मायरा, वो इसे कह रहा था। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे, ये कहकर उसे गले से लग गई थी। वो भी इसे समेट चुका था। बंद आँखों से वो हकीकत से तसव्वुर की दुनिया में पहुँची थी। चलो मेरे साथ, तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूँ। वहाँ को कुछ बुरा नहीं है मायरा, कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई किसी को ताना नहीं देता, कोई किसी को अज़ियत नहीं देता। वहाँ ईमान है, वहाँ सुकून है, वो अलग-सी दुनिया है मायरा। चलो मेरे साथ। मायरा को साथ लगाए वो इसके कान के करीब कह रहा था। मायरा ने आँखें बंद की। पता नहीं ज़रिया की गुर्बत इसे महसूस नहीं हो रही थी, हालाँकि उसे बहुत करीब थी। इसने आँखें खोली तो मंज़र ही अलग था। चारों तरफ हरियाली थी, सबसे ज़्यादा ज़रिया का हाथ थामे उसके साथ चल रही थी। दिलफ़रेब मौसम था, ठंडी पुरसुकून हवाएँ चल रही थी। वो जिसकी संगत में साथ चल रही थी, जिस दुनिया में घूम रही थी, वो बहुत पुरसुकून थी। बहुत से और भी लोग वहाँ मौजूद थे, लेकिन हँस रहे थे, बातों में मगन थे, किसी की नज़रों में चुभन नहीं थी, कोई इसे हक़ारत से नहीं देख रहा था। वहाँ वो वहाँ मनहूस नहीं थी, कोई इसे देखकर एक-दूसरे के कानों में जय मोगियाँ नहीं कर रहा था, किसी के रवैये से इसे घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। कोई और जहाँ था वो मम्मा मम्मा प्यास लगी है, पानी दो ना। मुन्नज़र ने इस हसीन तस्वुर से एक तल्ख़ ज़िंदगी में खींचा था, वो सब सटा गई थी। होश में आते ही बदहवास हुई थी, पूरे कमरे में इसे नज़रें दौड़ाकर ज़रियाब को ढूँढा था, जो कि इस हसीन मंज़र के साथ ही गायब हो चुका था। पहली बार मुन्नज़र पर गुस्सा आया था। कितनी हसीन दुनिया थी जहाँ वो ज़रिया आपके साथ थी, कितनी बदसूरत ये दुनिया थी जहाँ वो जी रही थी। साँस लेता बस एक वजूद था, ज़िंदा नहीं थी, ज़िंदा रहने का हक़ नहीं था, बस तलख़ियाँ सी घुली हुई थी। मम्मा दो ना, पानी दो ना। मुन्नज़र ने फिर इससे कहा, ला रही हूँ। मायरा उठकर कमरे से बाहर निकल गई। अब्बू मैं दुबई जाना चाहता हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में जॉब की ऑफ़र हुई है, रिहाइश भी वहीं होगी। पिछले 20 दिन में बस यही एक बात ज़ैन ने अपने वालिद से कही थी। ये क्या कह रहे हो तुम? कैसे भेज दें तुम्हें इतनी दूर? पहले ही टूट चुके हो, बीमार रहने लगे हो, हालत देखो क्या हो गई है तुम्हारी। हमारी जान अटकी रहती है तुम पे, और इस पर तुम बाहर जाना चाहते हो। ज़ियान की वालदा का दिल मचल कर रह गया था। अम्मी अगर आप चाहती हैं कि मैं ज़िंदा रहूँ तो खुदा के लिए मुझे इस मॉल से निकलने दें। यहाँ मुझे घुटन सी होती है, साँस नहीं लिया जाता। एक-एक बात याद आती है तो लगता है दिमाग की रगें फट जाएँगी। ज़ियान का रंग अब भी मुत्तख़िर होने लगा था। वो अपना सर अपने हाथों में लेकर बोला। वो वालिद असद परेशान थे इसलिए कुछ नहीं बोले। ठीक है तुम परेशान मत हो, जो चाहते हो कर लो। अच्छा है माहौल बदलेगा तो तबीयत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ज़ियान के वालिद ज़ियान को खोना नहीं चाहते थे, जानते थे कि वो वाक़ई इस लड़की को भूलना चाहता है, इसलिए यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए इसे इजाज़त दे दी। अरे ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? मैं कैसे जीऊँगी इसके बगैर? ज़ियान की वालदा बिल्कुल रज़ामंद नहीं थी। अगर चाहती हो कि वो ज़िंदा रहे तो जाने दो इसे। इसके वालिद ये कहकर कमरे से बाहर निकल गए। ज़ियान की वालदा खामोशी से आँसू बहाती रहीं। ज़ियान ने भी चुप नहीं करवाया था। दिल की बर्बादी जब वजूद पर वार करे तो कुछ बाकी नहीं छोड़ती। ऐसी टूट-फूट ज़ियान के अंदर भी चल रही थी। वही गलियाँ थी जहाँ पर वो अफ़ीरा के साथ बाइक पर आता-जाता था। वही स्कूल था जहाँ अफ़ीरा के साथ इसकी रोज़ मुलाकात होती थी। फिर इस माहौल में रहकर वो पागल तो हो सकता था, लेकिन नॉर्मल नहीं। पैसे की कमी का ताना आने पर बड़ी गहरी चोट लगी थी। पैसों की तमन्ना है ना तुम्हें अफ़ी, बहुत पैसे कमाऊँगा, तुम्हारी मियाँ से अच्छी गाड़ी, अच्छा घर खरीदूँगा, फिर आऊँगा तुम्हारे पास तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद करने। अब तक ज़ियान की मोहब्बत देखी है तुमने, अब नफ़रत भी देखोगी। अफ़ीरा के लिए दिल के जज़्बात बदल रहे थे, बदला, नफ़रत, गुस्सा, बस यही सोचे थी ज़ियान के पास। चंद दिन पहले ही वो अपनी सीवी दुबई के मुख्तलिफ स्कूलों में भेज चुका था। टीचिंग का तजुर्बा बहुत था, इसलिए एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से इसे जॉब की ऑफ़र हुई थी। एक हफ़्ते में ही वो दुबई रवाना हो चुका था।
नौफिल जब कमरे में दाखिल हुआ तो बेगम साहिबा फुल एसी ऑन किए सो चुकी थी। ना शौहर की परेशानी की परवाह थी, ना रोती हुई भाभी के लिए कोई हमदर्दी, ना कोई दिलासा। नौफिल ने नागवारी से इसे सोते देखा था। शादी तो इसलिए की थी कि बीवी इसकी गमख्वारी करेगी, इसके दुखों को समेटने की कोशिश करेगी, लेकिन वो तो ऐसी खुदगर्ज थी कि बस अपना ही सोचती थी। नौफिल, मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, मैं ऐसा पहनती हूँ, वैसा खाती हूँ, मैं और बस मैं। इस तल्ख बातों को याद करते हुए उसके बराबर में जाकर लेट गया। आंखें बंद की तो ज़रियाब याद आने लगा। भाई, मुझे आप जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। दुआ करें मेरी बीवी बिल्कुल भाभी जैसी हो, ताकि ज़िंदगी पुरसुकून लगे जैसे आपकी है की है। ज़रैब के साथ नौफ़िल का हर रिश्ता था, जहाँ वो बाप की तरह शफ़ीक था, वहाँ दोस्त की तरह मेहरबान भी था। ऐसे ही मिलेगी। वैसे मायरा वाक़ई बहुत-बहुत अच्छी है नौफ़िल। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत कम वक़्त में से पूरे घर को समेट लिया है। पता है, मुझे इसे कहना नहीं पड़ता कि मुझे परेशानी क्या है, मुझे ख़ामोश देखकर खुद से कयास लगाने लगती है। ज़रा कोई बात नहीं, अगर इस माह काम अच्छा नहीं चल रहा तो मैं कम बजट में भी घर मैनेज कर लूँगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये परेशानी है? ज़रिया हैरत से पूछने लगता। चेहरे पर साफ लिखा है कि ज़रिया साहब, काम आजकल उतना भी नहीं चल रहा। मैं चटनी से दाल से रोटी तो खा सकती हूँ, लेकिन अपने मियाँ का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती। चलें जल्दी मुस्कुराइए। ज़रियाब के कंधे पर सर रखे वो अपने हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली को ज़रियाब के होठों के पास ले जा कर यूँ फैलाने लगी जैसे मुस्कुराते होने फैल जाते हैं। ज़रियाब की हैरत फ़ौरन से मुस्कुराहट में बदल जाती थी। फिर वाक़ई ही वो महीना इन्हीं पैसों में गुज़ारा करती जो ज़रियाब इसे देता था। जब यही बातें ज़रियाब नौफ़िल को बताता तो ऐसी एक हमसफ़र की आरज़ू नौफ़िल के दिल में जागती थी। फिर जिस सदमे से वो गुज़रा था, अब चाहता था कि अफ़ीरा भी इसे लाकावट दिखाए। लेकिन वह तो सिर्फ़ खुद पसंदी थी। शौहर किस उलझन में है, अफ़ीरा का सर दर्द नहीं था। बस इस बात का कलर था कि 2 दिन पहले वापसी क्यों आ गए। सुबह 9 बजे नौफ़िल ने इसे जगाया था। उठो, कपड़े प्रेस करो मेरे, आज कुछ देर के लिए ऑफ़िस जाना है। नौफ़िल भी अकड़ा-अकड़ा सा बोल रहा था। तो मैं क्या करूँ नौफ़िल, प्लीज़ ये कपड़े मुझसे प्रेस नहीं होते, इसलिए कोई अच्छा सा धोबी ढूँढ लें। ये कहकर अफ़ीरा ने करवट बदली थी। अफ़ीरा, उठो और कपड़े प्रेस करो, बहुत ऐश करवा चुका हूँ तुम्हें, अब कुछ ज़िम्मेदारी भी सँभालो। नौफ़िल का तल्ख़ लहज़ा सुनकर उठ बैठी थी। कहना जो तो उसने नज़रों से नौफ़िल की तरफ देखा, लेकिन इसे भी गुस्से से घूरता देखकर बेड से खड़ी हो गई। अलमारी से कपड़े निकाले और प्रेस करने लगी। नौफ़िल भी उठकर खड़ा हो गया, गले पर टॉवल लटका कर वॉशरूम जाने से पहले इसके पास जाकर खड़ा हो गया। आज से ज़रा किचन में जाना भी शुरू कर देना। भाभी की आदत नहीं कि तुम्हें किसी काम के फ़ोर्स करें, इसलिए खुद ही एहसास ज़िम्मेदारी दिखाने की कोशिश करो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। कपड़े प्रेस करने के बाद जाके नाश्ता बनाओ मेरे लिए। लहजे में इसके भी कड़वाहट थी, इसलिए अफ़ीरा बस तेज़-तेज़ इस तरह इसकी शर्ट पर चला रही थी। 4 दिन बाद वसी नौफ़िल के पास पहुँचा था। वो टीवी देख रहा था, वसी की बातें भी लापरवाही से सुन रहा था। मायरा किचन में थी, खाना बना रही थी और फ़ीरा कमरे में। यार नौफ़िल, अनिला भाभी मायरा भाभी से माफ़ी माँगने को तैयार हैं। आइंदा इनसे इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगी। बस तुम शमसुद्दीन भाई को सच बता दो। रो-रो के फ़ोन पर मेरी मिन्नतें की हैं उन्होंने। शम्स भाई इन्हें घर पर रखने को तैयार नहीं हैं। वसी की बात का नौफ़िल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस माथे पर बल डाले टीवी की तरफ देख रहा था। साथ चिप्स खा रहा था। पाँव सामने टेबल पर थे। बराबर में आयज़ा चचा से साथ लगकर बैठी थी। नौफ़िल, तुमसे कह रहा हूँ, वसी जैसा हुआ था कब इससे इल्तिजा कर दिया। वसी जिस्सा हुआ था कब से वो इसे इल्तिजा कर रहा था और वो खामोशी से कार्टून देख रहा था। वसी के यूँ चिल्लाने पर इसने एक नज़र इस पर डाली। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें घर से निकालने में मजबूर किया था ना इस औरत ने। ज़रा 4 दिन और इन्हें भी दर-बदर भटकने दो। शुक्र करो थोड़ी गैरत तुम्हारे भाई ने भी दिखा दी, वरना मुझे तो ये उम्मीद न थी। फिर से टीवी की तरफ जानिब देखने लगा, जहाँ टॉम एंड जेरी लगे हुए थे। नौफ़िल, बस भी कर दो अब, भाभी के भाइयों ने इन्हें बहुत ज़लील किया है। वैसी इसकी मिन्नत पर उतर आया। नौफ़िल ने एक नज़र इस पर डाली, फिर चिप्स का पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो वसी, मेरी जान, लो चिप्स खाओ और मौज बनाओ। मैं तो सोच रहा हूँ कि 2-4 प्रेम पत्र भी लिखकर शमसुद्दीन को दिखा दूँ, थोड़ा-सा और मज़ा आएगा। नौफ़िल का अगला लाए-अमल सुनकर मायरा किचन से बाहर आई थी। वसी ने नौफ़िल के सामने हाथ जोड़े थे। ओह! ये कदम मत करना यार, शम्स भाई तलाक दे देंगे इन्हें। 4 दिन में अच्छी खासी ज़िल्लत उठा ली है ना नीला भाभी ने। मैंने बहुत समझाया भाई को कि तुम सिर्फ़ मायरा भाभी का बदला ले रहे थे और तुम दोनों का ऐसा कोई चक्कर नहीं, लेकिन इन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, भरोसा हो तब ना। वसी अज़द परेशान था। नौफ़िल ने मुस्कुराकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ाया था। वसी इसकी बेनियाज़ी दर्द की आखिरी हद पर था। मायरा ने
दोनों की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली। वसी तुम शख्स भाई को बुला कर लाओ, नौफिल अभी इसी वक्त हर बात क्लियर करेगा। मायरा की बात सुनकर नौफिल ने चिप्स साथ बैठी राइजा को पकड़ा और दोनों हाथ झाड़ते हुए सीधा होकर बैठ गया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा इनसे, जितना तुम कर चुके इतना काफ़ी है नौफिल, अब बस करो ये सब, जाओ वसी तुम बुला कर लाओ शम्स भाई को, ये हर बात इनसे ज़रूर क्लियर करेगा। मायरा की बात सुनकर वसी कुछ पुरसुकून हुआ था, जानता था कि मायरा की बात वो टालता नहीं है। पहले अपनी भाभी को बुलाओ और इससे कहो मायरा भाभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, वो भी पूरी गली के सामने, और ये भी कहे कि आइंदा ज़बान संभाल कर बात करेंगी। नौफिल की बात सुनकर वसी ने मदद तलब नज़रों से मायरा को देखा था। रहने दो वसी, मुझे किसी से माफ़ी नहीं मंगवानी। मायरा अनिला की शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, फिर अनिला कभी भी यूँ माफ़ी ना मांगती। ठीक है, फिर मैं भी कोई बात केयर केयर नहीं करूँगा क्लियर नहीं करूँगा। नौफिल ने दोबारा चिप्स का पैकेट आयजा से लिया और खाने लगा। मायरा से घूरते हुए इसके पास आकर खड़ी हो गई। चाहते क्या हो तुम? माफ़ी, वो भी सबके सामने। नफिल मुझे नहीं चाहिए ऐसी माफ़ी, मायरा ने दो टोक अंदाज से कहा था, लेकिन मुझे करवानी है। वो इसी बेनियाजी से बोला, तो मेरी बात से इनकार नहीं कर सकते। चलो शाबाश, शम्स भाई से कह दो कि ऐसा कुछ नहीं है, बात को ख़त्म करो अब। अगर आप ये समझ रहे कि मैं आपकी हर गलत बात पर सर झुका दूंगा, गलत समझ रही हैं। कोई मेरी इज्जत पर गलत नज़र डाले तो डाले कैसे? कोई मेरे घर की ख़वातीन पर उंगली उठाए तो तोड़ ना दूँ इसकी उंगली को। बड़े जताते हुए सख्त लहजे से कह रहा था और फिर वसी को मुखातिब किया, अपनी भाभी से कहो कि सबके सामने सामने मायरा भाभी से माफ़ी मांगे, वरना भूल जाए कि इसे मैं रहने भी दूंगा इस मोहल्ले में। नौफिल ने कोई लचक नहीं दिखाई थी। फिर बराबर बैठी आयजा से बोला, जाओ जाकर अपनी चाची को बुला कर लाओ, कमरे के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है इसे। इसे कहो वसी चाचू आए बाहर आकर चाय बनाए। आयजा उठकर इसके कमरे में जाने लगी। चाय मैं बना देती हूँ। मायरा दोबारा किचन में जाने लगी थी। आप रहने दे भाभी, कब से आप किचन में? वो नवाब की बच्ची नहीं है जो महारानियों की तरह बैठी रहे। जाओ ऐसा बुलाओ उसे। कई दिन से वफीरा की यही रूटीन देख रहा था। नौफिल के छोटे मोटे काम इसे कहने पर मुँह फुलाए कर रही थी, लेकिन किचन में कदम नहीं रखती थी। रहने दो तुम, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। वसी अपनी परेशानी में मुब्तला था। शमसुद्दीन अनिला की शक्ल देखने का रवादार नहीं था। 4 दिन से अनिला के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, कभी जुनैरा की मिन्नतें कर रही थी तो कभी वसी की। आराम से बैठो इधर चाय पीकर जाना। नौफिल के घर कहने पर वो मजबूरन बैठ गया। आयज़ा ने दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फिर फ़ोन पर बातों में मसरूफ़ थी, साथ ही साथ मुँह से अपने नाख़ून भी कतर रही थी। हाँ, अम्मा ऐसा फ़साद बर्पा किया नौफ़िल की भाभी ने पूरे मोहल्ले में कि हमें वापस ही आना पड़ा। कितना दिल था मेरा कि चंद दिन और वहाँ रुकते। आफ़ताब बेगम से वो अपने ही दुखड़े रो रही थी। जब आयज़ा अंदर दाखिल हुई तो अफ़ीरा इसे घूरने लगी। तुम क्या मुँह उठाए अंदर से आ जाती हो? अफ़ीरा ने घूरते हुए आयज़ा से कहा। वो भी नागवारी दिखाने लगी। चच्ची चाचू कह रहे हैं बाहर आकर चाय बना दें। आहिस्ता ये कहकर बाहर चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। ओहो इफ़ी, क्या अभी से काम शुरू कर दिया तुमने? अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारी शादी को? आबदा बेगम ने पीछे से आयजा की आवाज़ सुनकर कहा, क्या बताऊँ अम्मा, भाभी बड़ी तेज़ है की और मिसनी भी हैं। वो ज़बान से कुछ नहीं कहती, बस नौफिल के कान भरती हैं, और वो इसने इसने तो भाभी साहिबा को ऊँचे तख्त पे बिठा रखा है, पूछो ही मत। अफ़ीरा को बजाय समझाने के माँ इसे उल्टी ही पट्टियाँ पढ़ाने लगी। अरे काबू में रख अपने मियाँ को, पर वक़्त नज़र रखा कर अकेले भाभी के साथ भटकने भी मत देना। अच्छी खासी जवान है वो, ऊपर से खूबसूरत भी। आबदा बेगम की बात सुनकर अफ़ीरा के फ़सादी दिमाग को एक नई राह मिली थी। क्या मतलब माँ, तुम तो सदा की सीधी और मासूम औरफ़ी। अरे हथिया लेगी तेरे मियाँ को। देख इफ़ी, ये घर नौफिल का है और तू इसकी बीवी है, इसलिए सारे घर का निज़ाम अपने हाथ में ले। अरे एक बेवा को इसकी हैसियत में रखना सीख, इसे एक छत का आसरा मिल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। नौफिल के करीब रहा कर, इसे अकेले छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं अम्मा, अच्छा किया तूने बता दिया, वरना मैं सदा की सीधी-सादी बस यूँ ही हुक्म की गुलाम बनी रहती। ओफीरा ने भी खुद को मासूम ही समझ लिया था। अरे कोई ज़रूरत नहीं काम कर कर के खुद को हल्का करने की, देख काम सिर्फ़ मियाँ को दिखाने के लिए किया कर। जब वो घर आए बस काम करना करना शुरू कर दिया कर, और भाभी की खिदमतगुज़ारी भी। नौफिल जब ये सब देखेगा तो खुद ये अपना रवैया तुमसे बदल लेगा। फिर भाभी चाहे लाख कान धरे, वो इसके कान पर कान नहीं धरेगा। आबदा बेगम के नायाब मशवरे शुरू हुए थे। अच्छा अम्मा, मैं ज़रा चाय बना दूँ, वरना फिर से किसी को भेज देगा। शाम को बात करूँगी तुझसे। ये कहकर अफ़ीरा ने फ़ोन रख दिया। पहले ड्रेसिंग के सामने जाकर खुद का जायज़ा लिया। बाल, कपड़े, मेकअप सब ठीक थे। अपने आप से तसल्ली होने के बाद कमरे से निकली। वसी को सामने देखकर मजबूरन सर पर दुपट्टा लिया था।
सलाम में पहले वसीम ने की थी। सलाम का जवाब देकर किचन में चली गई। चाय बनाकर लाउंज में रखकर फिर से कमरे में जाने लगी। बेगम साहिबा कमरे का पीछा कभी छोड़ भी दिया करें। खाना तो भाभी बना चुकी हैं, जाओ जाकर रोटियां तुम बनाओ। नौफिल ने चाय का कप उठाकर वसी को थमाते हुए फीरा से कहा। नौफिल की मौजूदगी में मायरा भी कुछ नहीं बोली थी। पता था कि वो सबके सामने इसे भी टोक देगा। लेकिन मुझे तो रोटी बनानी नहीं आती। अफीना ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। क्यों, माँ ने क्या सिखा कर भेजा है तुम्हें? तैयार श्यार होने के अलावा इसकी तैयारी पर नौफिल ने चोट की थी, जो यूं तैयार थी जैसे अभी किसी शादी के फंक्शन पर जाना हो। अफीरा ने गजीली नज़र नौफिल पर डालकर कहा। मेरी माँ को क्या पता था ऊंची दुकान के पकवान इतने फीके होते हैं। इसने समझा लड़का गाड़ी बंगले वाला है, नौकर चाकर होंगे इसके घर। क्या खबर थी अंदर कंगला निकलेगा। अफीरा लाख खुद पर जब्त करती, तब भी जो जबान दराजी की जो आदत इसे पड़ चुकी थी, जबान कहाँ रुक सकती थी। नौफिल के तलों पर तो लगी थी और सर पर जाकर बुझी थी। वसी भी फीरा की तेज मिजाजी पर कुछ मुतहिर था। नौफिल उठकर इसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे बाप से तो मैंने कुछ नहीं छुपाया था। मैं कितना रईस हूँ ये तुम्हारी माँ भी जानती थी। इसलिए आज के बाद जबान संभाल कर बात करना मुझसे। और रात को लेकर जाता हूँ तुम्हारे बाप के पास तुम्हें, जिसने मुझसे कहा था कि इसकी बेटी घरदारी से वाकिफ है, सब कुछ आता है इसे। जाकर पूछता हूँ कि जबान दराजी के अलावा मैंने कोई खूबी नहीं देखी इसमें। नौफिल ने उंगली उठाकर इसे तंबिया किया। इसके खतरनाक तेवर देखकर मायरा को उठना पड़ा। इससे पहले पहले बात कहीं की कहीं पहुंच जाती, वो इन दोनों के पास आ गई। अफीरा तुम किचन में जाओ, मैं आकर बताती हूँ रोटी कैसी बनती है। अफीरा गुस्से से किचन में चली गई। तुम क्या हर वक्त गुस्सा नाक पर धरे रखते हो? कोई बात नहीं, अगर इसे कुछ बनाना नहीं आता सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, मायरा ने बात संभालते हुए कहा। आपने इसकी बात नहीं सुनी भाभी, अकड़ कैसे दिखा रही थी। ये है क्या? ये आई कहाँ से है? पहले अपने गिरबान में झाँक कर तो देखे। किस उल्लू के पट्टे ने गाड़ी बंगले के ख्वाब दिखाए थे इसे? इसके अब्बा लाए आए थे ना हमारे घर हमारी हैसियत देखने। क्या छुपाया इनसे हमने? कुछ भी तो नहीं। फिर क्या फजूल बोल रही है ये? नौफिल के ऊंचे लहजे पर वसी भी उठकर इसके पास आ गया था। छोड़ो ना यार, भाभी है ना घर की बड़ी है, वो समझा देंगी इन्हें। हाँ नौफिल, मैं खुद समझा दूंगी इसे, तुम बस अपने गुस्से को जरा कंट्रोल करना सीखो। आप ही समझा दें तो बेहतर है, वरना मेरा तरीका तो ऐसा है, सो झमेले हैं जिन्हें मुझे अकेला देखना पड़ा है। और ऊपर से एक ये कि इससे पहले कि वो और कोई सख्त लफ्ज़ बोलता, नायरा ने इसे टोक दिया। तुमसे कह दिया मैं समझा दूंगी, तुम भी चुप करो अब। वसी इसे तुम बाहर ले जाओ अपने साथ, घर में रहकर शायद अपसेट सा हो गया है। मायरा ने माहौल बदलना चाहा। वसी नौफिल का बाजू पकड़ते हुए उसे बाहर ले गया। मायरा किचन में तो फिरा गुस्से से तेवरी चढ़ाए आटे से रोटी के पेड़े बना रही थी। जो खूबियाँ अकमल साहब ने नौफिल को अपनी बेटी की बताई थी, वो अबीरा की थी। अफीरा कहाँ किसी काम को ज़्यादा हाथ लगाती थी। घर के कामों से बचने के लिए तो स्कूल में टीचिंग शुरू की थी। बेदिली से आटे के अजीब बड़े बड़े से पेड़े बना रही थी। ये देखकर मायरा ने इसे बहुत अपनानियत से पेड़े बनाने का बताया था। रोटी भी बनाना बता रही थी, लेकिन वो हर चीज़ को अदम दिलचस्पी से ही देख रही थी। देखिए भाभी, ये खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करें, खाने की ज़िम्मेदारी आप खुद ही सँभाल लें। हाँ, मैं बर्तन धो दिया करूँगी, बाकी छोटे-मोटे काम कर दूँगी। अफ़ीरा ने नई राह निकाली थी। ठीक है, लेकिन कुछ-कुछ बनाना साथ-साथ सीखती रहो। खाना बनाना तो लड़कियों को लाज़मी सीखना चाहिए। लड़की बीवी चाहे किसी मज़दूर किसान की बने या बादशाह की, मर्द को वही औरत भाती है जो इसे खाना अपने हाथ से बना कर दे, इसके छोटे-मोटे काम खुद करके दे। मायरा ने इसे रसानियों से समझाना चाहा था। नहीं भाभी, मर्द को तो सिर्फ खूबसूरती भाती है, सभी इसी के पीछे भागते हैं। शादी के लिए चाँद से दुल्हन को तरजीह दी है, इसलिए लड़कियाँ इसी पर तवज्जो देती हैं। अब अगर मैं दिखने में इतनी खूबसूरत ना होती तो क्या आप पसंद करती मुझे? वही नखूत भरा लहजा और गुरूर, वही अकड़ मायरा को इस लड़की की समझ नहीं आती थी। हर वक्त आंखें आसमानों पर होती थी। हाँ, कर लेती पसंद। नौफिल ने मुझसे ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी। बस यही कहा था कि घर में मिलजुल कर रहने वाली हो, घर के मामलात को समझने वाली हो। हमें शादी जल्दी चाहिए थी, इसलिए पहली तुम ही थी जिसे हम देखने गए थे, इसलिए रजामंदी भी दे दी थी। फ्रिज में सलाद के लिए खीरा और टमाटर निकाल कर मायरा ने शेल्फ पर रखते हुए कहा। अफीरा तंजिया अंदाज से हंसी थी। हाँ, वो मुझसे पहले अपनी मंगेतर से सारे शौक पूरे कर चुके थे, जो खूबसूरत भी थी और बहुत सारी खूबियों के मालिक भी, लेकिन इससे दिल भर गया था होगा। इसलिए सोचा होगा जो मिलती है मिल जाए। इस मामले में भी कसम किस्मत के धनी निकले कि मुझ जैसी खूबसूरत बीवी मिल गई। मायरा खीरा खाते हुए रुक गई थी। फिर अफीरा को देखने लगी, जो इतनी हसीन नहीं थी जितना वो खुद को समझती थी। मायरा अफीरा का नौफिल के किरदार को लेकर इस किस्म की बातें करना बुरा लगा था।
ایسا لڑکا نہیں ہے وہ۔ منگنی بے شک اس کی پسند سے ہوئی تھی، لیکن جانے بھی دینا بھابھی، لڑکے کیسے ہوتے ہیں مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ کسی لڑکی سے دوستی بھی کر لے تو تب بھی اپنی خواہش پوری کرنے نہیں چوکتے۔ وہ تو پھر منگیتر تھی۔ خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے، میں کسی کے لیے بھی خود کو بدل نہیں سکتی، جیسی ہوں ویسی رہوں گی۔ خود کو صرف اس لیے بدلنا ہے کہ اگر میں اس کے مطابق خود ڈالوں تبھی اس کی محبت کے مستحق ہو جاؤں گی، تو ایسی کوئی خواہش نہیں ہے مجھے۔ افیرہ کے خیالات سن کر ماہرہ کچھ متذب سی ہوئی تھی۔ افیرہ، جب محبت ہو جائے تو خود دل چاہتا ہے کہ ہم شوہر کے رنگ میں خود کو دیکھیں۔ دیکھو وہ مرد ہے، خود کو تمہارے مطابق تو کبھی نہیں ڈھالے گا، تم ہی کو پہل کرنی پڑے گی۔ پھر وہ جذباتی بھی ہے، ذریعہ آپ کے حادثے کی وجہ سے ایک دم سے اس کی زندگی بدل کے رہ گئی ہے، اس لیے کچھ چڑچڑا سا ہو گیا ہے۔ تم اسے پیار سے بات کرو گی تو ٹھیک ہو جائے گا تم سے۔ دیکھو میری بات سنو افیرہ، بیوی بیوی ہوتی ہے، کوئی بھی عورت بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تھوڑا سا جھک جانے سے عورت بے مول نہیں ہو جاتی، اور شوہرت کوئی غیر تو نہیں ہے نا، اگر ہم اس کے سامنے جھک گئے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ اسے تھوڑی سی توجہ اور اہمیت دو گے تو جان نچھاور کر دے گا تم پر۔ ماہرہ کا اپنائیت بھرا لہجہ افیرہ کی وادی طور پر بولتی بند کر دی گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اسے جواب نہیں دے پائی تھی۔ شام کو انیلا سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ باہر گیٹ پر موجود تھی۔ محلے چند لوگ اور چوکیدار بھی ماتھے پہ بل ڈالے کھڑے تھے، جسے انیلا نے ماہرہ کے حوالے بڑی باتیں سنائی تھی۔ شمس الدین بھی رخ موڑے تیوری چڑھائے کھڑا تھا۔ خالہ اور اس کا میاں بھی موجود تھا، اور محلے چند بزرگ اور بھی تھے۔ بات نوفل نے شروع کی تھی۔ میں نے جس سے ہوش سنبھالا تھا تو اسی گھر میں اور محلے کو دیکھا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم لوگ یہیں رہ رہے ہیں، اور امی ابو کے بعد ذریعہ بھائی محلے دار نبھانے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم صرف دو ہی بھائی کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے تھے۔ کہ آج تک آپ لوگوں نے ہمیں کوئی غیر مہذب حرکت کرتے دیکھا ہے؟ سب کے گھروں میں ماں بہن بیٹیاں موجود ہیں، کیا کبھی ہم دونوں بھائیوں میں سے کسی نے آپ لوگوں کے گھر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ تو بتائیے مجھے۔ سب نے نوفل کی بات کی تائید کی تھی۔ نہیں، تم دونوں بھائی نہایت ہی شہری اتوار کے مالک ہو، محلے کے ایک بزرگ نے جواب دیا۔ ذریعہ بھائی کی شادی پر رشتہ داروں کے طور پر آپ سب لوگ ہی ہمارے ساتھ موجود تھے، کیوں؟ اس لیے نہ بھائی نے کبھی بھی کسی کی عزت احترام میں کمی نہیں کی تھی۔ کوئی بیمار ہو یا کسی کو پیسے کی ضرورت آن پڑی تو سب سے پہلے بھائی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اور جب بھابھی ہمارے گھر میں آئی تو یہ ذمہ داری انہوں نے بخوبی نبھائی ہے۔ محلے میں کسی کی شادی، ماہرہ کے ساتھ شاپنگ ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہے تو کھانا کھلانے کی ذمہ داری ماہرہ نبھا رہی ہے۔ سب کے لیے وہ بہن بیٹھی ہی رہی ہے۔ کیا یہ رشتہ بھابھی سے آپ لوگوں کا بس اس وقت تھا جب زندہ تھے؟ کیا بھائی کیا جاتے آپ سب لوگوں کی نظریں بدل گئی ہیں؟ اب کیوں سب کو وہ بہن بیٹی نہیں لگتی، صرف بیوہ کیوں لگتی ہے؟ میں گھر سے چند دن کے لیے اس لیے بے فکر ہو گیا تھا کہ یہ ان کا ایک ہی بھائی جا رہا ہے، باقی محلے میں بہت سے باپ بھائی موجود ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ چوکیدار کو بھی کہہ کر گیا تھا، وسیع سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ بھابھی سے خیر خیریت پوچھتا رہے۔ سب پہ نظر جھکائے سن رہے تھے۔ انیلا کے بھائی بھی موجود تھے۔ پھر نوفل نے انیلا کی طرف دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے کہا، یہ میری محترم اور باعزت بھابھی صاحبہ نے دن دھاڑے گھٹیا الزامات کی بوچھاڑ ماہرہ بھابھی پہ کر دی۔ اس بوڑھے باپ جیسے چوکیدار کے ساتھ الزام تراشی تو کبھی شمس بھائی کے ساتھ، یہاں تک کہ وسیع کے ساتھ بھی کیا کیا بکواس نہیں کی انہوں نے۔ لیکن آپ سب لوگوں کے گھر میں سے کوئی ایک غیرت مند مرد باہر نہیں نکلا جو انہیں چپ کروا سکتا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ نوفل نے تعصب سے ایک ایک کو دیکھا تھا۔ بیٹا بات یہ کہ ہمارا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے، اگر ہم بیٹی سمجھ کر پوچھ لیتے تو جہاں چوکیدار وسیع اور شمس بھائی عتاب کا نشان بنے، چوتھا نام ہمارا بھی شامل ہو جاتا۔ بیوہ سے ہمدردی اور بھائی بندی کا مطلب یہاں دوسرے لفظوں میں لیا جاتا ہے، اس سے نیک نیتی کے باوجود کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا۔ نوفل کے پاس ہر جواب موجود تھا۔ یہ معاشرہ کس نے بنایا چاچا؟ آپ جیسے ہم جیسے لوگوں نے ہی بنایا۔ اسے بدلے گا کون؟ ہم اور آپ ہی مل کر بدلیں گے۔ جب تک ایک کی زبان بند نہیں کروائی جائے گی، ایک سے دو ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک ایسی بےہودہ باتیں کسی رسم کی طرح ہمارے گھر میں نبھائی جانے لگے گی۔ لیکن اگر ایک کو ہی وہیں روک دیا جائے تو دوسرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نوفل کی بات پر کسی کو اختلاف رائے نہیں تھی۔ نوفل نے پھر شمس الدین کو مخاطب کیا، شمس بھائی، میرا آپ کی بیوی سے کوئی تعلق نہیں، وہ کل بھی میرے لیے بہن کا درجہ رکھتی تھی، آج بھی رکھتی ہے۔ نوفل کی بات سن کر انیلا فوراً سے بول پڑی، میں تو پہلے کہتی تھی شمس، نوفل نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بے شک ویسے وہ چالاک اور تیز ہے۔ انیلا اپنی صفائی پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دل کی کڑواہٹ بھی نکالی تھی۔ اچھا جب منہ بند کرو اپنا۔ شمس الدین انیلا کو فوراً سے چپ کروایا۔ میں ماہرہ بھابھی کو بلا رہا ہوں، یہ معافی مانگے ان سے، اور آئندہ اگر کبھی بھابھی کے لیے کسی نے بھی ان نازیبا لفظوں سے استعمال کیا جو انیلا بھابھی نے کیا، مجھ سے بھی
پھر خیر کی امید مت رکھیے گا۔ یہ کہہ کر نوفل مائرہ کو بلا کر باہر لے آیا تھا۔ انیلہ نے مائرہ کو دیکھ کر فوری دیکھا تھا۔ شمس دن نے گھورا تو وہ چلتی ہوئی مائرہ کے پاس آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ معاف کر دو مجھے، مائرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ معافی کی ضرورت نہیں تھی بھابھی، میں نے تو بہت منع کیا تھا نوفل کو کہ ختم کرے بات، اللہ آپ کا ہمیشہ ساتھ رکھے۔ اب مائرہ نے دل صاف کرنے میں وقت نہیں لگایا تھا۔ بیٹا آج کے بعد خود کو اکیلا کبھی مت سمجھنا، ہمارے لیے تم ہماری بہن اور بیٹی ہو۔ کوئی کام ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ ہاں بیٹا کوئی بھی کام ہو بے شک کہہ دینا، کہہ دیا کرنا۔ محلے کے بزرگوں کی آنکھیں بھی اب کھلی تھیں۔ آپ لوگوں نے کہہ دیا میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ مائرہ نے بات خوش اسلوبی سے ختم کی تھی۔ بدر کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ رمشا کے والدہ نے صرف ایک کمرے کا ہی سامان دیا تھا۔ سونے کے نام پر ساس کو ایک ماشا بھی نہیں دیا تھا، نہ ہی کوئی پروٹوکول دیا گیا تھا۔ دل تو بدر کی والدہ کا بہت برا ہوا تھا، کیونکہ اکلوتی بہو کو 10-16 تولہ زیور حق مہر میں دینے کے لیے انہیں اپنا خاندانی سیٹ تک توڑوا کر نئے ڈیزائن بنوانا پڑا تھا۔ بدر نے ایک لفظی ہمدردی کا ماں سے نہیں کہا تھا۔ رمشا جتنی خوبصورت اتنی نخریلی بھی تھی۔ بدر کو دیکھتے ہی ناگواری سے چہرے سے پیر سجائی تھی۔ اتنا بے وقوف تو وہ بھی نہیں تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات نہ دے سکتا۔ دل میں اب بھی کئی آفرین ہی بستی تھی اور اس پر بیوی کے بگڑتے زاویے نے دل پر بڑی کڑی ضرب سے لگائی تھی۔ رونمائی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے جب اس نے رمشا کا ہاتھ تھاما، اس کی ہلکی گندمی رنگت میں اپنا سفید مومی ہاتھ رمشا کو جچا نہیں تھا۔ بڑی بے دردی سے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ لائیے انگوٹھی مجھے دیں، میں خود پہن لوں گی۔ ایک حد تک بھرا انداز تھا۔ بدر نے چپ چاپ اسے انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ شاید تھک گئی ہیں اس لیے آرام فرمائیے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کس مصیبت میں ڈال دیا امی نے مجھے، کیسی گہری رنگت ہے اس شخص کی۔ اپنے ہاتھ دیکھیں اور مجھے دیکھیں، پتہ نہیں رہوں گی کیسے اس کے ساتھ۔ انگوٹھی بڑی بے دلی سے ہاتھ میں پہنی تھی، پھر اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی جانب بڑھنے لگی تو سامنے سنگار میز پر لگے قد آدم آئینے پر نظر پڑی۔ دلہن آپے تو ٹوٹ کر اس پر چڑھا تھا۔ نوفل کی باتیں یاد آنے لگی۔ رمشا ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو رومانس بھی کر لوں گا، لیکن شادی سے پہلے اس قسم کی باتیں میں نہیں کر سکتا۔ شادی سے پہلے یہ سب باتیں بے معنی سی لگتی ہیں۔ شادی بھی آج ہی ہو گئی تھی۔ دلہن بنی وہ بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ منگنی سب کی ستائش بھری نظریں رمشا اور نوفل پر تھیں۔ دونوں ایک ساتھ پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ اگر آج وہ بدر کی جگہ ہوتے تو شاید رمشا کے لیے دن بہت خاص ہوتا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ سامنے اپنا ہی وجود اسے خود پر ہنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنے زحم تھا اسے اپنے حسن دولت اور محبت، ہر سوچا یہی تھا جھک کر نوفل اس کے سامنے آ بیٹھے گا، اس کی بات مان لے گا، لیکن ہوا کیا تھا؟ اس نے اسی تاریخ میں شادی کر لی جو رمشا کے ساتھ طے تھی۔ اسے یہ پاور کروایا تھا کہ تم ہو نہ کو نوفل کو فرق نہیں پڑتا۔ پھر بدر کا چہرہ نظر آیا تو دل میں اور بھی دکھ بس گیا تھا۔ تو تھی میری قسمت بدر حسین، معمولی شکل و صورت کا شخص، معمولی سی تنخواہ، گھر اپنا ہے لیکن محلہ تو پرانا سا ہے۔ میرے گھر والے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے دھوکے میں رکھ کر بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، اور وہ شخص جسے میرے شوہر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس کی تو چاندنی ہو گئی۔ کبھی خواب میں بھی آنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ مجھ جیسی بیوی اس کے نصیب میں ہوگی۔ اللہ انسان کو بار بار احساس دلاتا ہے کہ وہ کہاں غلط ہے، لیکن اس کی انا اور گھمنڈ کبھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ وہ بس اپنی میں ہی مگن رہتا ہے۔ یہی حال اس وقت رمشا کا تھا۔ باہر دوسرے کمرے میں لیٹا بدر اپنی قسمت پر تب سے ماتم کر رہا تھا جب سے آفرین کو چھوڑا تھا۔ ماں نے جو تسلیل اس معصوم و بے قصور کی تھی، سو سمیت بدر کے حصے میں آئی تھی۔ پہلی رات دولہن نے اس قدر بیزاری اور کوفت دہی جیسے کوئی گندی ناپسندہ چیز دیکھ لی ہو۔ ہاتھ یوں پیچھے کیے جیسے میں کوئی بہت ہی بدصورت قسم کا شخص ہوں۔ کتنی منتیں کی تھی آفرین نے، میری ہر خوبی تھی اس میں، بس وہ اتنی حسین نہیں تھی چاند جیسی، تو میں بھی کوئی وجاہت سے بھرپور عام سا تو ہوں، میرے لیے ایک عام سی لڑکی ہی ٹھیک تھی۔ کیا تھا امی اسے میرے لیے مانگ لیتی، وہ تو پتہ نہیں کس انداز میں میری قدر کرتی، لیکن نہیں، چاند جیسی بہو چاہیے تھی۔ میری ماں کو آ گئی چاند جیسی بہو، جس کا روئے زمین پر بسنے والوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آسمانوں پر دماغ ہے، حالانکہ چاند کی طرح وہ بھی کچھ تو داغدار ہے نا۔ نہ جانے عین شادی سے چند دن پہلے اس کا منگیتر انکار کر کے کیوں چلا گیا؟ کچھ بات تو ہوئی ہوگی نا، ورنہ مجھ جیسے کم شکل و صورت والے مرد کا انتخاب بلا وجہ تو کوئی چاند جیسی نہیں کر سکتی۔ منفی سوچوں کی الغار تھی دونوں، جانے دونوں ہی دل کی دنیا میں کسی اور کو بسا ہوئے ایک دوسرے کے نصیب سے جا ملے تھے۔
شیزا اب سب کے سامنے عرفان سے بات کرنے لگی تھی، اپنی فرمائش کی چیزیں بھی اسی سے منگواتی تھی، البتہ کچن کا کام پورا وہی کرتی تھی۔ عرفان مجھے آئس کریم کھانی، پلیز کھانا کھا کر مجھے آئس کریم لا کر دیں۔ کھانا کھاتے شیزا نے عرفان سے کہا، اماں جی کا تو نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ فرقان البتہ اپنی ہنسی دبا رہا تھا، زرنش اور بنش بھی بھابھی کے بدلے تیور پر حیران تھی، لیکن سب سے بری حالت شبو کی تھی جو پانی پی رہی تھی۔ شیزا کی باتیں بری طرح اچھو لگا تھا۔ عرفان تمام گھر والوں کے سامنے شرمی بیوی سے نہ نہ کہہ سکتا تھا، نہ ہاں۔ فنٹاسٹک آئیڈیا بھابھی آپ کا۔ عرفان بھائی آئس کریم تو میں بھی کھاؤں گا۔ سفیان بھی شیزا کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، ویسے ان چیزوں کا شوقین تھا۔ عرفان نظریں چرا گیا، کوئی ضرورت نہیں فضول خرچی کی، ویسے بھی زرنش کا رشتہ طے چکا ہے، 4 ماہ بعد اس کی شادی کرنی ہے، فضول کا خرچے بند کرو سب، ڈھیر سارا تو جہیز کا سامان بنانا ہے۔ اماں جی نے اپنا بڑا پن دکھاتے ہوئے کہا۔ شبو کا سانس بے رجستہ بحال ہوا تھا۔ اماں جی 100 200 کی آئس کریم سے زرنش کے ڈھیر سارے جہیز کو کون سی کمی زیادتی آ جائے گی؟ عرفان اب اٹھے بھی، 200 روپے کی آئس کریم سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیزا نے ماں جی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ ہاں بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بھلا 200 روپے کی آئس کریم کے بدلے میں زرنش کے جہیز کا آنے کا کیا تھا؟ فرقان نے بھی بھابھی کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1 لیٹر کا پیک لے آتا ہوں، سب مل کر کھائیں گے۔ عرفان نے بات سنبھالی تھی۔ عرفان کلفہ فلیور لائیے گا، شیزا نے اگلی فرمائش کی تھی۔ ارے نہیں عرفان، ایسا کرو پستہ فلیور لے آنا، شبو اور میں وہی شوق سے کھاتے ہیں۔ اماں جی سے کہاں برداشت ہے کہ بہو اپنی پسند کا کچھ منگوا لے۔ نہیں بھائی، کلفہ زیادہ مزے کا ہے، میں تو وہی کھاؤں گا، فرقان نے برجستہ کہا، اور میں بھی۔ سفیان بھی بول پڑا، ہاں بھائی ویسے کلفہ فلیور زیادہ مزے کا ہے۔ بنش بھی بول پڑی، ہو گیا فیصلہ، زیادہ ووٹ کلفے کے ہیں، اس لیے عرفان بھائی آپ کلفہ ہی لائیے گا۔ سفیان نے ووٹنگ بھی کر لی تھی۔ آئس کریم سب نے مزے لے کر کھائی تھی، سوائے اماں جی اور شبو کے، دونوں ہی جی جلائے بیٹھی تھیں، اپنے شاطر دماغ پر پھر سے ایسی ایک ترکیب لڑا رہی تھی جس سے شیزا کو تکلیف پہنچا سکے۔ افیرہ کے رویے میں بدلاؤ نہیں آیا تھا، نوفل بھی اپنے کام سے کام رکھنے لگا تھا۔ وسی کے گھر نوفل کی دعوت تھی، پوری محفل مدعو تھی۔ زنیرہ کی ماہرہ سے ہی زیادہ دوستی تھی، اس لیے وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی۔ ماہرہ نے کئی بار چاہا کہ افیرہ بھی ان کی باتوں میں شامل ہو جائے، لیکن وہ ذرا بھی اپنائیت دکھانے کو تیار نہیں تھی۔ افیرہ بیگم کے تو مزاج ہی کسی سے نہیں ملتے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اس لیے سب خواتین زنیرہ کے کمرے میں اے سی چلائے بیٹھی تھی۔ زنیرہ جب کھانا کھانے لگی، کھانا لگانے کمرے سے باہر جانے لگی تو ماہرہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ افیرہ اور عائزہ منزہی کمرے میں بیٹھی تھیں، سامنے ڈریسنگ پر سجے میک اپ اور کم قیمتی پرفیوم دیکھ کر افیرہ کے ہاتھوں میں خارش ہوئی تھی۔ چیزیں چرانے کی عادت نے سر اٹھایا تھا، پھر میک اپ اس کی کمزوری تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے افیرہ ڈریسنگ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے لپسٹک کے بہت سے شیڈ رکھے تھے، پرفیوم بھی سب برانڈڈ کے تھے، یہ نہیں کہ افیرہ کے پاس میک اپ اور پرفیومز کی کمی تھی، لیکن بس ایک عادت تھی۔ کچھ لپسٹک کے نیو شیڈ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی، اس لیے جلدی سے اس نے اپنے پرس میں 2 3 لپسٹک رکھ لی اور ایک پرفیوم بھی، اسے لگا کسی نے اسے دیکھا نہیں۔ عائزہ چھوٹی تھی لیکن دماغ اس نے تیز پایا تھا، پھر نوفل کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ تھی، اسی کو فالو کرتی تھی اور ہر بات اسی سے شیئر بھی کرتی تھی۔ آج تک اس نے ایسا کام کرتے کسی کو نہیں دیکھا تھا جو افیرہ کر رہی تھی۔ حالانکہ بہت سے بچے دوسروں کے گھروں میں مہمان ہوتے ہوئے ڈریسنگ پر رکھی چیزوں اور دراز میں رکھی چیزوں کی شامت لے آتے تھے، مائیں بچوں کو سنبھالتی رہ جاتی تھی، لیکن عائزہ منزہ میں یہ عادت نہیں تھی۔ جہاں ماہرہ بیٹھتی تھی مجال ہے وہاں سے بھی ہل بھی جائے۔ ماہرہ کے آنکھ کے اشارے کو اس چھوٹی سی عمر میں بھی خوب سمجھتی تھی، پھر وہ سمجھاتی بھی رہتی تھی کہ کسی گھر جا کے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، یا اسکول میں گری ہوئی چیز بھی اٹھا کر اپنی جیب میں نہیں رکھنی چاہیے۔ اس لیے یوں زنیرہ کی چیزیں افیرہ کو پرس میں ڈالتے دیکھ کر عائزہ کو لگا کچھ غلط ہوا ہے۔ منزہ اپنے ساتھ لائی باربی ڈال سے کھیل رہی تھی، لیکن عائزہ کی نظر چچی پر تھی، اور جس طرح افیرہ عائزہ پہ بات بات پر کرتی تھی اسے افیرہ پسند بھی نہیں تھی۔ زرنش کی شادی میں بس 1 ہفتہ رہ گیا تھا، سارے کام کی ذمہ داری شیزا پر آ چکی تھی۔ شبو نے مائیوں کے نام پر زرنش کو ایک الگ کمرے میں بیٹھنے کا مشورہ دیا تھا۔ شیزا نے زرنش کے سسرال والوں کے تمام جوڑوں کو پیک کر کے اٹیچی الگ رکھ دیا تھا۔ تھک آ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کا ہی سوچ رہی تھی، شبو نے ایک نیا شیشہ چھوڑا تھا، آج سے زرنش عرفان کے کمرے میں ہی رہے گی، اپنی شادی تک کمرے سے باہر نہیں آئے گی۔ بے ساختہ تو عرفان بھی شبو کو دیکھنے لگا، اپنے کمرے میں سونے اٹھنے بیٹھنے کی آزادی ہوتی ہے، پھر اپنی ہر چیز موجود ہوتی ہے، اگر زرنش وہاں بیٹھ جاتی تو شیزا کو بھی رات کل سے مہمان آنے شروع ہو جائیں گے، زرنش کا سب کے سامنے جانا ٹھیک نہیں ہے، جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا ہی روٹنی چڑھے گا، اور بنش اور زرنش کا کمرے سے گزر کر اماں جی کا کمرہ آتا ہے، اور مہمانوں
का अम्मा जी के कमरे में आना जाना लगा रहना है। शब्बो ने वजाहत देते हुए फौरन से हुक्म भी जारी कर दिया था। शहजाद भी वहीं मौजूद था। शहजाद ने इस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जाकर अपने कमरे में लेट गई। कुछ देर बाद ही इरफान कमरे में दाखिल हुआ था। शहजाद, तुम आज से ड्राइंग रूम में बिस्तर ज़मीन पर डालकर सो जाओ, बस एक हफ्ते की तो बात है, जन्नी की शादी हो जाए तो। इरफान की बात पर उठकर बैठ गई। इरफान, ये क्या तरीका है? मैं कम से कम अपना कमरा तो बहरहाल खाली नहीं कर सकती। क्या अपनी हर ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए मुझे अपने कमरे में जन्नत की इजाज़त लेकर आना पड़ेगा? पूरा दिन कामों से थका कर मैं आराम के लिए पूरे घर में खाली जगह तलाश करती फिरूंगी। कम से कम कभी तो जायज़ बात पर भी मेरा साथ दे दिया करें। ज़बरदस्ती हो गई थी। इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुम इशू बना रही हो। इरफान ने अपनी ही बात ऊपर रखी थी। शीज़ा बस इसे देखती रह गई। इतनी जितन और कोशिश के बाद भी इरफान अब भी इसका नहीं था। अब भी माँ और बहन की बात इसके लिए हुर्फ आखिर थी। मैं कहीं नहीं जा रही, जाकर कह दे शब्बो आपा से। अपना घर पास होते हुए भी वो हर वक्त यहीं मौजूद होती है। एक कमरा तो इनके लिए भी मखसूस रहता है। अपनी ही बहन का ख्याल है तो अपना कमरा दे दें। शीज़ा ने साफ इनकार किया, दोबारा से लेट गई। अजीब अहमक हो तुम। अरे कुछ ही सालों की बात है, थोड़ा सब्र कर लो तो हालात बदल जाएंगे। जर्नलिस्ट अपने घर की होने जा रही है। 1 साल तक बिनिश और फुरकान की भी शादी हो जाएगी। फिर खुद ब खुद तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सदा दिन एक से तो नहीं रहते। यही आपकी बातें सुनकर मैं पूरा दिन कामों में जुटी रहती हूँ कि वक्त बदल जाएगा, लेकिन नहीं, वक्त खुद नहीं बदलता जब तक हम खुद इसे बदलना ना चाहें। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे इरफान, मेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। मैं अपना कमरा हर किस नहीं दे सकती। शीजा अपनी मौके पे काम थी जब कमरे का दरवाज़ा खटका था। शहजाद जर्निश होगी, चलो उठो, मैं इनकार नहीं सुनूंगा। इरफान अब भी इससे ही अपनी बात मनवा रहा था। जिसे शिजा की बात इसकी नज़र में बेवक्सी लगी। हाथ पकड़कर इसने शिजा को उठाया था। शिजा ने गुस्से से अपना तकिया लिहाफ उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। ड्राइंग रूम में पहले से मैट्रेस बिछा हुआ था, वो आकर लेट गई। देवर भी अपने कमरों से बाहर थे क्योंकि इनके कमरे में शबो अपने मियाँ के साथ क़याम पज़ीर थी। तीनों देवर सोफ़ों पे लेटे हुए थे। बेनिश जन्नत के साथ इसके कमरे में थी। इरफान ने अपने कमरे में एक कोने में इसका मैट्रेस बिछाया हुआ था और दूसरे कोने में अपना, लेकिन यूँ देवरों की मौजूदगी में वो अकेली वहाँ लेटी थी। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। इरफान को लेटते ही सो चुका था। फिज़ा की बार-बार आँख खुल जाती थी, कभी पाँव से लिहाफ उतर जाता तो कभी चेहरे से। पता इरफान को समझ क्यों नहीं आती कि मेरा यूँ सोना मुनासिब नहीं है। बेशक ये तीनों मेरे भाई हैं जैसे हैं, लेकिन हकीकी भाई तो नहीं ना। फिर सगे भाइयों के सामने मैं अकेली यूँ नहीं सो सकती, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। सुबह सवेरे इसकी आँख लगी थी जब पेट पर पाँव के ज़ोर की ज़रब ने इसे बिलबिलाने पर मजबूर किया था। तड़प कर आँख खोली तो सामने अम्मा जी खड़ी थी, अपने पाँव से इसके पेट पर ज़रब लगाई थी। उठो, कब तक यूँ नहुँसत फैलाए रखोगी? नाश्ता बना उठकर शिज़ा करा कर रह गई थी। ऐसे तो कोई अपने मुलाज़िमों के साथ भी सलूक नहीं करता। फुरकान की आँख पहले ही खुल चुकी थी। उठने के बारे में सोच रहा था जब अम्मा की कारस्तानी इसकी नज़रों से गुज़री थी। वो उठते ही पेट पकड़कर रोने लगी थी। इरफान समेत सब उठकर बैठ गए। क्या हुआ है? क्यों ड्रामेबाजी कर रही हो? अम्मा जी इसके रोने पर गुस्से से इसे आंखें दिखाते हुए बोली। इरफान उठकर शीजा के पास आया था। तीनों देवर भी उठकर सोफे पर बैठ गए। तुम्हें क्या हुआ है? इरफान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा जी ने बहुत जोर से पाँव मारा है। अम्मा जी ये सुनकर साफ मुकरी थी। अरे कैसी झूठी लड़की हो तुम। इरफान, इसकी ड्रामेबाजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। काम न करने के बहाने बना रही है। शीजा के वाक़ई ज़रा बहुत ज़ोर से लगी थी। दर्द के मारे वो दोहरी-सी हो गई थी। अम्मा जी के रवैये से फुरकान को ज़रूर गुस्सा आने लगा था। एक गैर इंसानी सलूक था। अम्मा जी, ये क्या तरीका है? एक तो आप लोगों ने इन्हें इन कमरे से बाहर निकाल दिया, ऊपर से यूँ उठाते हैं किसी को। मैंने खुद देखा आपको ठोकर मारते हुए। अगर शब्बो आपा ज़रनिश और बिनिश होती तो क्या आप इन्हें भी ठोकर मारती? और फुरकान के साफ कोई पर वो कुछ घबरा गई थी, लेकिन यकदम ही संभल गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे कमबख्त, माँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है। फुरकान ने इनके गुस्से को नज़रअंदाज किया और इरफान से बोला, इरफान भाई, आपको नज़र नहीं आता कैसे बेहिस हैं आप भी? फुरकान का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। शिज़ा रो रही थी। इरफान खामोशी से इशारा देकर कमरे तक ले गया। कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। बनिश ने दरवाज़ा खोला। जर्निश भी उठकर बैठ गई। बाहर जाओ तुम लोग, शिज़ा की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं आराम करेगी। इरफान ने धीमे लहजे से बहनों से कहा, लेकिन वो यही समझी कि शिज़ा ने इन्हें कमरे से निकलने के लिए बहाना किया है, इसलिए मुँह की ज़ाविया बिगाड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। शब्बो जब उठ के कमरे से बाहर आई तो जर्नी और बिनिश ने सारी कहानी अपने अंदाज से सुनाई। देख लो आपा, काम से बचने का और कमरे कमरे हैं और हमें निकालने का कैसा बहाना तराशा है भाभी ने। इरफान भाई तो यूं से नखरे उठाते हैं कि जैसे बड़ी कोई इसकी नस्ल बढ़ाने के काबिल है ये नवाबजादी। जर्नी दिल जलाए बोली, ठहरो ज़रा, इस इरफान का तो मैं दिमाग दुरुस्त करती हूँ। शब्बो लाल बुका अपनी ड्राइंग रूम में दाखिल होती जहाँ अम्मा जी चारों बेटों और दामाद के सामने शीज़ा की बुराइयां ज़ोरों शोर से कर रही थी। अरे ये होते हैं
گھر میں آئی بہو کے طور طریقے، نند کی شادی سر پہ، کل سب مہمان یہاں جمع ہو جائیں گے اور بجائے کچن سنبھالنے کے محترمہ بستر سنبھالے بیٹھی ہیں۔ اماں جی کم نہ تھی، شبو کے بھی ان کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ عرفان ذرا یہ تو بتاؤ مجھے، یہ کیا تمہاری بیوی میرا کمرے کے ڈر لگائے رکھتی ہے، پیچھے سے باپ سے لے کر آئی کمرہ؟ شبو کی جرب زبانی پر عرفان تو کچھ نہیں بولا، البتہ فرقان بول پڑا، گستاخی معاف شبو آپی، کمرہ تو آپ بھی شہزاد بھائی کے گھر یہاں اٹھا کر نہیں لے کر آئی ہیں، اور حق تو آپ ایسے ہے جماتی ہیں، ان کے گھر کی چابی آپ شہزاد بھائی کو دینے کے بجائے اپنے پلو سے باندھے پھرتی ہیں، وہ بیچارے تو نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے۔ فرقان نے بس آدھی سے در المثال دی تھی، باقی سمجھداروں کے لیے اشارتاً چھوڑ دیا تھا۔ شہزاد نے پہلو بدل کر رہ گیا تھا، ماتھے پر بل بھی ڈال دیے، شبو تو تلملا کر رہ گئی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ شبو کی توبوں کا رخ اب فرقان کی طرف تھا۔ ارے آپا جی، جب بیٹی اپنے گھر کی ہو جاتی ہے تو اپنا گھر سنبھالتی ہے، روز روز بیٹی میکے اور داماد بھی وہی کا ہو کر رہ جائے تو لوگ تو یہی مثال دیتے ہیں نا۔ آپ اگر 4 گھر چھوڑ کر اپنے کرائے کے گھر تشریف لے جائیں تو زرنش کی فرزودہ مایو کی رسم بھی آپ کے کیے گئے قول کے مطابق ادا ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ بھلا مناسب لگتا ہے کہ اپنا کمرہ ہونے کے باوجود بھابھی یا ہم سب دیوروں کی موجودگی میں کونے میں سو کر وقت گزاریں؟ معاف کیجیے گا آپا، بہن بھائی بھی جوان ہو جائے تو ایک کمرے میں سونے سے احتیاط کرتے ہیں، اور وہ پھر بھابھی انہیں ان کے کمرے میں رہنے دیں۔ فرقان نے تو بنا تامل کے شبو کے ساتھ ساتھ شہزاد کو بھی سنا دیا۔ شہزاد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے غیرت جاگی تھی۔ شبو مجھے گھر کی چابی دو، تم چاہے یہاں رہو یا جہاں رہو، چاہے رہو، میں اپنے گھر میں ہی رہا کروں گا۔ شہزاد کے بدلتے تیور دیکھ کر شبو نے فرقان کو قہر بھری نظروں سے گھورا تھا۔ پڑ گئی تمہارے کلیجے میں ٹھنڈ؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ لوگوں کی شادی، میں ہی پاگل ہوں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر بہن کی محبت میں چلی آتی ہوں۔ آپ لوگوں کے 100 جمیلے گھر کے سنبھال رہی ہوں اور میرے ہی میاں کو دھوبی کا بنا کے رکھ دیا ہے آپ لوگوں نے۔ چلو جی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ شبو بھی ٹس سے بھاتی کھڑی ہو گئی۔ جائیں تمہارے دشمن، تمہارے باپ کا گھر ہے، جب چاہو جب آؤ، چاہو رہو۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ چل فرقان، معافی مانگ بہن اور بہنوئی سے، ورنہ آگ کر دوں گی تجھے جائیداد سے۔ روتے پھرتا ہے رہنا گلیوں میں۔ اماں جی کی بات سن کر فرقان غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اماں جی، جہاں آپ جیسی مائیں ہوتی ہیں وہاں بہویں تو ہرگز نہیں بچ سکتی۔ زرنش کے بعد بنش کی بے شک سے رشتہ جوڑ لیں، لیکن میں شادی ہرگز نہیں کروں گا، کسی کی بیٹی کی بددعا لینی نہیں ہے مجھے۔ اماں جی کو یہ کہہ کر وہ شبو اور شہزاد کے سامنے کھڑا ہو گیا، غصے سے بڑی بہن کو دیکھا، پھر غصے سے زور سے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مار کر معافی کے انداز کھڑا ہوا اور سر بھی جھکا لیا۔ معاف دے مجھے۔ معافی بھی اس نے یوں مانگی جیسے اپنی خاڑ نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزاد بھائی، آپ اس کی باتوں کا برا نہ مانیں، بدتمیز سا ہو گیا ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، آپ غصہ تک دیں اور آپ بھی، اور جب تک چاہیں یہاں رہیں۔ ہم بھلا کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ عرفان نے صلح جوئی سے معاملہ سلجھایا تھا۔ بدر صبح دوسرے کمرے سے باہر نکلا تھا، اس کی والدہ اسے دوسرے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ کر پریشان سی ہوئی تھی۔ تم اس کمرے میں، دلہن کہاں ہے؟ اپنی والدہ کے سوال کا جواب دیے بنا ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کیسا عجیب شخص ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے جو یوں بھلائے باہر چلا گیا۔ ارے وہ رمشا کیا سوچ رہی ہوگی، کیسے بے مروت لوگ ہیں، ماں کو بہو کی فکر ہی ستائی تھی۔ وہ رمشا کے کمرے میں دستک دینے لگی، لیکن وہ گہری نیند تھی۔ مسلسل دستک سے بامشکل رمشا نے آنکھ کھولی تھی، گھڑی پر نظر ڈالی تو دن کے 9 بج رہے تھے۔ اتنی صبح صبح کیا مصیبت ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے ساس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر بیدار سی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، کیوں صبح صبح دروازہ پیٹ رہی ہیں؟ بڑی خوف سے اور بدتمیزی سے جواب ملا تھا۔ ان کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہوئی تھی۔ وہ صبح سے کچن میں نئی نویلی دلہن کے لیے ناشتے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، جسے بڑی چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی، لیکن اس کا یہ روپ دیکھ کر گمسم سی رہ گئی تھی۔ بیٹا، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اتنی صبح صبح؟ میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتی، سونا چاہتی ہوں، اس لیے مہربانی فرما کے میرا دروازہ مت کھٹکائیے گا۔ کیا مصیبت ہے، اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتے؟ یہ کہہ کر رمشا نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ تو ہکا بکا سی رہ گئی تھی، اتنی بدلحاظ لڑکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زنیرہ کمرے میں داخل ہوئی، کھانے کے لیے افیرہ کو بلانے لگی۔ آئزہ نوفل کے پاس ہی بیٹھی تھی، یہ اس کی عادت تھی یا چچا سے دلی محبت تھی۔ جب تک وہ گھر پر ہوتا نوفل کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، ٹی وی اس کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی تھی۔ پڑھتے وقت بھی کوئی مشکل پیش آتی تو مائرہ کے بجائے نوفل سے پوچھتی تھی۔ رات کو اس سے باتیں کرتی رہتی تھی، کبھی اسکول کی، کبھی دوستوں کی، کبھی منزہ کی، گویا کہ ہر بات اسے شیئر کرتی تھی۔ اب بھی بار بار افیرہ کے بے فکر چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو چوری کر کے بھی پریشان نہیں تھی بلکہ مطمئن تھی۔ کھانے کے بعد زنیرہ، مائرہ اور افیرہ کو پھر سے کمرے میں لے آئی۔
भाभी मैं इस बार लिपस्टिक के नए शेड लाई हूँ, दिखाती हूँ आपको, बहुत डिफरेंट से हैं और पता है मुझे कुछ सस्ते भी मिल गए थे। ये कहकर ज़ुनैरा ड्रेसिंग से अपनी लिपस्टिक ढूँढने लगी, लेकिन मतलूबा लिपस्टिक तो फ़िरा के पर्स में जा चुकी थी, मिलती कैसे? ज़ुनैरा ने ड्रेसिंग अच्छी तरह से देख लिया, लेकिन लिपस्टिक नहीं मिली। कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। ज़ुनैरा परेशान हुई थी और अंदर अफ़ीरा भी घबरा गई थी, लेकिन चेहरे से मुतमईन थी। फिर ज़ुनैरा ने बारी-बारी ड्रेसिंग के सहारे दराज़ खंगाल डाले, लेकिन लिपस्टिक नहीं मिली। छोड़ो भई ज़ोनी, बाद में दिखा देना, तुम कहीं रख कर भूल गई होंगी। सिरे से नहीं भाभी, मैं अभी तो लगाई है, ये वसी के काम है, पूछती हूँ इसके यहाँ कहाँ रखे हैं। वसी नौफिल के साथ बाहर बैठा बातों में मसरूफ़ था। आयज़ा मुनज़्ज़ा भी वहीं थी जब ज़ुनैरा ने वसी से दरियाफ़्त किया, क्या हो गया तुम्हें? मैं क्यों उठाने लगा तुम्हारा कॉस्मेटिक? मेरा इन चीज़ों से क्या वास्ता? वसी मैंने अभी लगाई थी, अब नहीं मिल रही, जहाँ हो सकती है। ज़ुनैरा परेशान हुई थी, अभी कल ही वो लेकर आई थी। आंटी वो आपकी लिपस्टिक चाची के पास है, उन्होंने अपने पर्स में रखी थी। आयज़ा ने फ़ौरन बताया था। लिपस्टिक खो जाने से ज़्यादा शॉक बाहर बैठे तीनों नफूसों को लिपस्टिक मिल जाने पर हुआ था। आयज़ा यूँ नहीं कहते, बुरी बात है, मैं ही रख के शायद भूल गई होंगी। ज़ुनैरा कुछ बेयकीन सी हुई थी, ऐसी हरकत कौन सी लड़की कर सकती है? नहीं आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद इन्हें आपकी लिपस्टिक और परफ्यूम पर्स में डालते हुए देखा है। चाचू मैं सच कह रही हूँ, आप इनका पर्स देख लें। जिस यकीन से वो बात कर रही थी, नौफिल को यकीन सा होने लगा था। और अगर ये हरकत अफ़ीफ़ा ने की थी तो ये शर्मिंदगी का मुकाम था। नौफिल को वैसे ही इन अपनी हरकतों की वजह से नापसंद होने लगी थी, और अब ये हरकत उठकर खड़ा हुआ सीधा वसी के कमरे में चला गया। वसी ने पहले आयज़ा की तरफ देखा, बच्ची थी इसलिए इसे सब कुछ कुछ कह नहीं सकता था, और बात अब हाथ से निकल चुकी थी। ज़ुनैरा और वसी भी नौफिल के पीछे कमरे में दाखिल हुए थे। नौफिल सीधा अफ़ीरा के पास गया, उसका पर्स इसके गोद से पकड़कर खोलकर बेड पर उलट दिया। वो मना करती रह गई, लेकिन नौफिल ने एक नहीं सुनी थी। पल भर में ज़ुनैरा की सारी चीज़ें इसके पर्स से बरामद हो चुकी थी। अफ़ीरा का सब रंग उठ चुका था। फिर संभल कर बोली, ये सब मेरे पर्स में किसने डाल दी? और यूँ अनजान वाली जैसे कुछ खबर ही ना हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इस किस्म की घटिया हरकत करते हुए? नौफिल का तो गुस्से से बुरा हाल था। जाने दो नौफिल, वसी अब इसके करीब आ गया। क्या मतलब नौफिल, मैं भला ऐसे क्यों करूँगी? अफ़ीरा नज़रें चुरा रही थी। माथे पर नमूदार होते पसीने भी पहुँच रही थी, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। आयज़ा ने खुद देखा तुम्हें सब चुराते हुए, किस चीज़ की कमी है तुम्हें जो तुम इस किस्म की ओछी हरकतों से बाज़ नहीं आती? मैं तो सोच भी नहीं सकता था। नौफिल जितना अफ़सोस करता कम था। हाँ, तो आयज़ा ने ही रखी होंगी, इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही है। कैसी झूठी और बदतमीज़ बच्ची है। अफ़ीरा बौखला तो अच्छी खासी गई थी, लेकिन नाम आयज़ा पे लगाने लगी। मायरा अब तक यही समझ नहीं पाई थी जो कुछ इसके सामने हो रहा था। अरे ऐसा कब कोई औरत करती है कि दावत खाने और चीज़ें चुरा कर पर्स में रख ले, और फिर आयदा पे चोरी का इल्ज़ाम। आज तक इसकी बच्ची ने कभी किसी चीज़ को खुद से हाथ तक नहीं लगाया था। कच्चा चीज़ उठाकर पर्स में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ओ शट अप, खबरदार जो मेरे बच्चे पे कोई भी इल्ज़ाम लगाया तो वो गुस्से से आंखें दिखाते हुए उंगली उठाकर बोला, तो क्या मतलब है आपका? मैं चोर हूँ? अरे बच्ची है और बच्चे ऐसी हरकतें कर लेते हैं, चीज़ उठाकर पर्स में डाल सकते हैं। आपने मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगाया? एक तो चोरी, इस पर सीनाज़ोरी वाली मिसाल थी, वो नौफिल पर ही बरस पड़ी। शट अप अफ़ीरा, वो चिल्लाकर बोला। अफ़ीरा को चुप होना पड़ा। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे बच्चों को ऐसी आदत हरगिज़ नहीं है। अपनी गलती मानने के बजाय तू ज़बान चला रही हो मेरे सामने। जिस कदर इसका लहज़ा बुलंद हुआ था, ज़ुनैरा तो अपनी ही चीज़ों के बारे में पूछकर पछताई थी। इस तरह वसी की घूरती हुई नज़रें भी ज़ुनैरा पे थी। अच्छा खासा तमाशा सा लग गया था। मायरा इस बार कुछ नहीं बोली, क्योंकि बात इसकी तरबियत पर आ गई थी। इसने अफ़ीफ़ा की गलती पर पर्दा डालने के लिए अपनी बेटी को झूठा नहीं किया। नौफिल के लिए हमसफ़र का इंतख़ाब करने में बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। अफ़ीरा बदलिहाज़ बदज़बान तो थी, और अब चोर भी। अच्छा नौफिल, अब छोड़ो भी इस बात को। वसी ने नौफिल को पीछे किया था। आई एम रियली सॉरी वसी, बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता तो कभी तुम्हारे घर नहीं लाता। नौफिल नादिम सा हो गया, कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था इसने। ओह नहीं यार, बस ख़त्म करो इस बात को। वची ने नौफिल की ख़त्म उठाने की कोशिश की थी। ना फ़िरा ने अपनी गलती का एतराफ़ किया था, ना माज़रत की थी। गाड़ी में मुँह फुलाए बैठी रही। घर आकर सीधा कमरे में चली गई। नौफिल लाउंज के सोफ़े में सर पकड़ के बैठ गया। दिन ब दिन जैसे-जैसे अफ़ीरा के किरदार के जौहर नौफिल पे खुल रहे थे, अफ़ीरा इसके दिल से उतर कर रह गई थी। तुम फ़िक्र मत करो, ठीक हो जाएगी, मायरा ने धीरे से कहा। नौफिल ने सर उठाकर इसे देखा। जाने दे भाभी, ऐसी लड़कियाँ कभी नहीं सुधरती। कब से मैं इसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आज तो वो सबसे गुज़र रहा था। अपने मिजाज के बरख़िलाफ़ अफ़ीरा को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन चोरी नाक़ाबिले यकीन सी बात थी। मुझसे गलती हो गई नौफिल, तुम्हारे लिए गलत लड़की का इंतखाब कर बैठी। मायरा खुद हाँ मुब्तला हुई थी। आपका क्या कसूर? बदकिस्मती अगर किस्मत में लिखी जा चुकी हो तो मिल ही रहती है, कोई किसी का कसूर नहीं होता। आपका कोई कसूर नहीं है। ये कहकर वो कमरे में चला गया। मायरा अपने अंदर चुपकी सी महसूस कर रही थी।
نوفل کو ایک دم ایک محبت کرنے والے ہمسفر کی ضرورت تھی، جس سے اپنے غم اور خوشی کو شیئر کر سکتا، لیکن افیرہ اس کی بڑھتی ہوئی مشکلات میں ایک اور آزمائش ثابت ہوئی تھی۔ مائرہ نے گہرا سانس لیا اور بچیوں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ افیرہ کمرے میں جاتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، پتہ تھا کہ نوفل آتے ہی اس پر برس پڑے گا، لیکن خلاف توقع کو وہ چپ تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے، افیرہ اب بار بار عائزہ کو گھورنے لگی تھی۔ جب کبھی اسے اکیلا پاتی تو ڈانٹ بھی دیتی تھی۔ اب یہ بھی اپنے چچا کو بتا کر لڑائی کروا دینا، ہماری فسادی ہو تم، اتنی سی ہو کر کیسی کیسی چالیں چلنا آتی ہیں تمہیں۔ اپنے غصے کا اظہار وہ جتنا عائزہ سے کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ عائزہ نے چچا کو بچی سے لڑتے دیکھا تو اس لیے اب اس سے کم ہی کچھ بتاتی تھی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ نوفل نے عائزہ کو اپنے کمرے سے موبائل لانے کے لیے کہا۔ نوفل کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا تھا اور ڈریسنگ پر میک اپ اور پرفیوم بہت بے ترتیبی سے رکھے ہوئے تھے۔ پھر بیڈ پہ بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ عائزہ اب اس سے گھبرانے لگی تھی، اس لیے جلدی سے موبائل پکڑ کر کمرے سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس جلد بازی میں موبائل کے پکڑتے ایک پرفیوم کی بوتل اسے نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ افیرہ کو تو موقع مل گیا، یہ کیا کیا تم نے، اندھی ہو کیا؟ افیرہ جنگارتے ہوئے بولی اور ایک تھپڑ کس سے عائزہ کے منہ پر مار دیا۔ وہ تڑپ کر رہ گئی، نازک سے گال پر انگلیاں چھپ کر رہ گئی تھی۔ وہ چلائی اٹھی تھی، آج تک کبھی سخت ہاتھ سے اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تھپڑ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ذریعہ کی موجودگی میں مائرہ کبھی عائزہ کو غصے سے آنکھیں بھی دکھاتی تو فوراً اسے ٹوک دیتا تھا۔ مائرہ میری شہزادی بیٹیوں کو گھورا مت کرو، میری جان بستی ہے ان میں، پتہ ہے بیٹیاں دنیا میں صرف پیار ہی لینے آتی ہیں، صرف پیار کی حقدار ہوتی ہیں، غصے کی نہیں۔ عائزہ بھی ماں کے سامنے سے ہٹ کر باپ کی گود میں جا بیٹھی تھی۔ ذریعہ کو اب یوں انہیں چھوتا جیسے کسی نازک سے گلاب کو چھوتے ہیں کہ کہیں زور سے پکڑنے پر پھول ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ یہی حال نوفل کا تھا۔ ذریعہ کے پاس سے تو اس کی محبت دونوں بچوں کے لیے مزید بڑھ چکی تھی، اپنے سینے سے لگائے رکھتا تھا انہیں۔ گھر میں جتنا وقت وہ ہوتا تھا عائزہ منزہ اس کے ساتھ چپکی رہتی تھی، دن بھر ساری باتیں جب تک نوفل سے نہ کر نہ لیتی تھی چین نہیں آتا تھا اسے، اور نہ تو نوفل کو اس کی باتیں سننے بغیر نیند آتی تھی۔ کچھ افیرہ کا مزاج ایسا تھا کہ وہ افیرہ کے پاس بیٹھنے کے بجائے وہ بچوں میں وقت گزاری کو ترجیح دیتا تھا۔ عائزہ کے چلا کر رونے کی آواز سن کر نوفل اور مائرہ دونوں کے لاؤنج میں بیٹھے چونک گئے تھے۔ بے ساختہ ہی دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اتنا مہنگا پرفیوم توڑ کے رکھ دیا تم نے، جانتی ہو 5,000 کا میں نے مریض سے خریدا تھا، اب کیا پیسے کیا تمہارا باپ بھرے گا؟ افیرہ اس کا بازو دبوچے غصے سے غرائی تھی۔ نوفل کو تو جیسے آنکھ لگی سو لگی، مائرہ بھی دھک سے رہ گئی۔ کیا زبان تھی اس لڑکی کی، اس کا باپ ہوتا تو کیا یوں ہاتھ اٹھانے پہ ہمت بھی کر سکتی تھی وہ؟ مائرہ کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا، نوفل نے تو گویا غصے سے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ عائزہ تو رو رہی تھی، ہچکیاں سے باندھ گئی تھی۔ نوفل نے اس کے پاس پہنچ کر افیرہ کا بازو پکڑ کر دبوچ کر پوری طرح جھنجھوڑ کر کتنے رکھ دیا تھا۔ عائزہ بھاگ کر مائرہ کے ساتھ جا لگی تھی۔ عائزہ کے گال پر چھپی انگلیاں دیکھ کر وہ پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے، تمہارے باپ کے پیسوں سے آئیں یہ چیزیں، کس بات کا گھمنڈ ہے تمہیں؟ یہ کہہ کر نوفل نے ڈریسنگ سے ایک پرفیوم کی بوتل پکڑی اور کھینچ کر زمین پر مار کر توڑ دی۔ افیرہ کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے، میری بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والی تم ہوتی کون ہو؟ چلا کر وہ بولا تھا، پھر ایک اور پرفیوم کی بوتل پکڑی اور وہ بھی کھینچ کر زمین پر پٹکی تھی۔ افیرہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ رونے لگی تھی، سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا، آج اسے بچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نانا نوفل بھوکلاہٹ کے مارے افیرہ کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مائرہ اس کے پاس آنے لگی تو جا بجا کانچ بکھرے پڑے تھے۔ نوفل کیا کر رہے ہو تم، چھوڑو اسے۔ مائرہ تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ نوفل کے اندھے دھند غصے کو روکے کیسے۔ غصے سے بھرے ہوئے وہ مائرہ پر بھی چلایا تھا، چپ ہو جائیں آپ، ہر بار آپ مجھے روک دیتی ہیں، لیکن آج نہیں، آج تو میں ایسے ہی ویسے نہیں چھوڑوں گا، جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی عائزہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ سن کر افیرہ کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بھابھی آپ ہار جائیں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیں، یہ آج یہ نہیں یا میں نہیں، نوفل نے غصے سے بھبک کر کہا تھا۔ افیرہ کو پل بھر کے لیے لگا کہ آج وہ نہیں بچے گی۔